हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के जून 2019 में जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सीरीज का मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं। और इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी बना कर रखा है, तो आप वहां जाके आप उस पार्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस पार्ट को देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेना। वहां से आप 40 क्वेश्चन को कर लोगे। वो 40 क्वेश्चन करने के बाद आप ये पार्ट 3 को भी देख लेना। और साथ ही में मैंने 2005 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवा कर रखा है, तो आप उसको भी देख लेना। और लाइब्रेरी साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को भी मैंने कराया था, तो उसमें से मैंने 50 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको काफी नए होंगे। तो एग्जाम में वैसे नए नए क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो आप उसको जरूर देख लेना। तो और साथ ही में हमारे फेसबुक ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाना। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर इफ यू अज्यूम दैट स्मोकिंग इज ए काउज ऑफ कैंसर। ओके, देखिए कि एक अध्ययन किया जा रहा है, एक स्टडी किया जा रहा है और उसके दो के बीच में रिलेशन निकाला जा रहा है। एक है स्मोकिंग और एक कैंसर है। स्मोकिंग होने से कैंसर होता है, क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो बता रहा है कि इफ एज्यूम स्मोकिंग इज ए काउज ऑफ कैंसर, स्मोकिंग है जो कैंसर का काउज है, कैंसर का कारण है स्मोकिंग, ठीक है। एंड मेनी फैक्टर अफेक्टिंग द रिलेशनशिप, और बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि सिगरेट कितने नंबर सिगरेट पी रहे हैं, कितना ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, और सिगरेट पीने का स्मोकिंग करने का जो ड्यूरेशन है वो कितना देर है, तो ये सारे चीज अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि इन द अबव एग्जांपल द ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग इज विच काइंड ऑफ वेरिएबल। तो कर रहा है कि जो स्मोकिंग करने का जो ड्यूरेशन है, जो स्मोकिंग करने का जो टाइम है, जितना देर हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो कौन सा वेरिएबल है। क्या ये इंटरवेनिंग वेरिएबल है, एक्सट्रानियस वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोस्तों, स्मोकिंग करने का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो क्या है आपका एक्सट्रानियस वेरिएबल है, यानी ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। आप स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग करने से क्या होता है, कैंसर होता है। लेकिन कैंसर होता तो वो उस पर डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएबल है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन वो क्या है, एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा इफेक्ट करेगा कैंसर होने और ना होने पर। सो जो ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग है वो क्या है, एक एक्सट्रानियस वेरिएबल है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वेरिएबल के बारे में जानना हो तो मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड का भी वीडियो बना हुआ है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है द इजीएस्ट वे टू ब्रिंग इंटरनेट वीडियो टू वंस डेस्कटॉप और डाउनलोड इज नोन एज। कह रहा है कि कौन सा इसमें से इजीएस्ट वे है कि इंटरनेट से वीडियो को अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड करने का, ठीक है। क्या ये फ्लॉगिंग है, पॉडकास्टिंग है, वॉडकास्टिंग है या ब्लॉगिंग है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था पॉडकास्टिंग और वॉडकास्टिंग से रिलेटेड, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था पॉडकास्टिंग क्या होता है, वॉडकास्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि जब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को जब डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वीडियो को जब ब्रॉडकास्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और वो डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली अपने आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। और यदि ये जो डाउनलोडिंग जो हो रहा है वो अगर सिर्फ ऑडियो का हो रहा होगा, यानी सिर्फ वॉइस का हो रहा होगा, आवाज की हो रही होगी, तो उसको कहेंगे हम लोग पॉडकास्टिंग, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग जब वीडियो की डाउनलोडिंग, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपका, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, सजाना है। और यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो भी है, पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, वो किस किस राज्य में कब कब लागू हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश 2009 में लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश आपका 2006 में लागू हुआ था, हरियाणा में आपका क्या हुआ था 1989 में लागू हुआ था, और उड़ीसा आपका 2002 में लागू हुआ था। तो देख लो, तो यानी सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था 1989 में, 1989 में, फिर उड़ीसा में हो गया 2002 में, फिर उत्तर प्रदेश हो गया 2006, फिर अरुणाचल प्रदेश 2009। सो आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अरेंज कर लेना कौन सा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल हमारे क्या 19 राज्यों में, 19 स्टेट्स में ये लाइब्रेरी एक्ट
लागू है, इनेक्टेड है, और उसके ये ईयर्स दिए हुए, तो आप इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना। जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, 1967 67, महाराष्ट्र 67। और ये आपका हरियाणा है, देखिए हरियाणा को एच को आप करोगे तो 8 बन जाएगा, तो 1989 बन सकता। तो आप जिस भी तरीके से एक सीरियल वाइज में इसको आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। इसमें से कौन सा जो नेटवर्क है जो रेफरेंस लाइब्रेरियन के लिए है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में, ये क्या है, क्वेश्चन पॉइंट है। क्वेश्चन पॉइंट क्या है, रेफरेंस लाइब्रेरियन का एक नेटवर्क है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मैच द फ्लोइंग है, मैचिंग करना है। तो इसमें आपका है कुछ अवार्ड्स दिए हुए, वो अवार्ड कौन सी संस्था, कौन सा इंस्टीट्यूट देता है। तो बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड है, ये देता है कौन, आइसलिक देता है। फिर SM गांगुली अवार्ड है, ये आपका ILA देता है। SP नारायण रिसर्च प्रमोशन है, ये आपका IATLI देता है। और यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, ये आपका ISCA देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एक नया ISCA आपको दिख रहा होगा, तो ये ISCA है क्या, तो ये है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। क्या है ये, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ISCA, जो कि क्या देता है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड को देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते आगे। ओके, तो यहाँ अरेंज करना है, फिर से यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में करना है यहाँ पर। तो इन्हीं से एग्री से मिडलार्स और इंस्पेक्ट है, ठीक है। तो मिडलार्स आया था क्या, 1964 में आया था। आपका इंस्पेक्ट आया था, ये 1967 में आया था। INIS था, ये 1970 1970 में आया था। और एग्रिस था 1974 1974 में आया था। तो आप इसके अरेंज यहाँ पर देख लो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मेडलार्स है 1964 याद रखना। फिर इंस्पेक्ट है, ये 1967 था। फिर इनिस है, ये 1970 है, सॉरी यहाँ पर इंस्पेक्शन लिखा गया है। एग्रिस है 1974 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन लैम्प। लैम्प में कौन सा इसमें कंपोनेंट इंक्लूड नहीं है। तो लैम्प का फुल फॉर्म होता है लाइनेक्स अपाचे MySQL PHP, ठीक है। यहाँ पर पर्ल है, पर्ल एक्स्ट्रा है, पर्ल नहीं होगा। लाइनेक्स अपाची MySQL और PHP, ठीक है। ये हो गया L फॉर लाइनेक्स, A फॉर अपाची, M फॉर MySQL, P फॉर PHP। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है ISBN से है। तो ISBN में क्या होता है, 5 एलिमेंट होते हैं। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो पब्लिशर या इम्प्रिंट को नहीं दिखाता है, इम्प्रिंट को और पब्लिशर को दिखाता है, सॉरी पब्लिशर और इम्प्रिंट को दिखाता है। जिसमें क्या है, रजिस्ट्रांट एलिमेंट। रजिस्ट्रांट एलिमेंट क्या करता है, पब्लिशर को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें 5 आपको याद रखना, ISBN में 5 पार्ट होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। EN होता है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप होता है, रजिस्ट्रांट होता है, पब्लिकेशन होता है, और लास्ट होता है चेक डिजिट। याद रखना लास्ट क्या होता है, चेक डिजिट होता है। और ये जो रजिस्ट्रांट ग्रुप है, रजिस्ट्रांट है, ये आपका क्या होता है, पब्लिशर होता है। यहाँ देख रहे हो रजिस्ट्रांट, ये जो है ये क्या है, ये पब्लिशर होता है। और ये जो पब्लिकेशन होता है वो टाइटल होता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन ग्रुप है, और EN प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट होते हैं ISBN में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द बिट नंबर एज डिफाइंड इन IP एड्रेस इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो कह रहा है कि IP का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो 4th वर्जन है उसमें कितने बिट्स हैं, ठीक है। तो ये है आपके 32 बिट, 32 बिट्स पर IP का 4th वर्जन चल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द वेबस्टर 3rd न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। वेबस्टर का 3rd न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुआ। तो ये आपका पब्लिश हुआ 1961 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर HAAS, हास इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। हास को और किस नाम से जाना जाता है, सास से, आज से, पास से, नास से। तो दोस्तों ये है आज से है, ठीक है। IAAS से, ठीक है। HAAS हास है जो आज से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जान लो कि हास क्या होता है। तो ये होता है हार्डवेयर एज ए सर्विस होता है। पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। और IAAS होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप इसका फुल फॉर्म जानते हो तो आप आसानी से इसको कर लोगे। तो हार्डवेयर है हास है, हार्डवेयर है, एज ए सर्विस है। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी हास और आइस ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, ओके। और यहाँ पर है सास है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। पास है जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। ये और ये सारे क्या है, तो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड ये टर्म है, ठीक है, सर्विसेज है। फिर एनी एक्ट बाय कंजर्वेटर दैट इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कंजर्वेटर एंड द कल्चर मटेरियल इज कॉल्ड।
रहा है कि एक कंजर्वेटर है, यानी जो कंजर्वेशन करने वाला कंजर्वेटर है वो इंटरेक्शन करता है कंजर्वेटर और कल्चरल मीडियम के बीच में, जो उसके कल्चरल मीडियम और कंजर्वेटर के बीच में जो भी क्या होता है इंटरेक्शन होता है, वो क्या होता है, वो बीच वाला होता है, यानी हस्तक्षेप वाला होता है, तो वो कहलाता है इंटरवेंटिव कंजर्वेशन। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ है कि हु प्रोपोन्ड है मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी, तो आपको सबको पता ही होगा, ये है सैमुअल रोथेस्टिन, जिन्होंने दिया है मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द थर्ड वेव। ओके, द थर्ड वेव किसने दिया है, ये बुक किसने इंटाइटल की है, इसका ऑथर कौन है, तो ये है एल्विन टॉफलर ने। एल्विन टॉफलर ने बनाया, बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द थर्ड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉन नेक्स्ट टू ईच अदर विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम इज रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी और सब कैटेगरी। कह रहा है कि जब रेक्टेंगल वे में रेक्टेंगल ऐसे रेक्टेंगल करते हैं, बनाते चाहते हैं, और उस दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी जो ये कैटेगरी है ये क्या कहलाता है, इस तरह का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम कहते हैं। पाई चार्ट आपको पता है ये गोल सा होता है, सर्कल वाला होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये इस तरह से होता है। लाइन डायग्राम ये भी लाइन वाला होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, इसमें रेक्टेंगल होता है, सीरीज ऑफ रेक्टेंगल होता है, लगातार रेक्टेंगल का आयतकार एक सीरीज होता है जो जिसके बीच में कोई गैप नहीं होता। अगर जब गैप होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बार डायग्राम कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं, और जब कोई गैप नहीं होता उसको कहते हैं हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों है इंफॉर्मेशन आउटलुक, ये एक बाय मंथली मैगजीन है। ठीक है, क्या है, इंफॉर्मेशन आउटलुक। ओके, एक बाय मंथली ऑनलाइन मैगजीन है, तो इसको पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश करता है SLA करता है। ठीक है, SLA करता है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट है द टर्म एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब क्या होता है, तो एपिग्राफ का क्या मतलब होता है कि एपिग्राफ जब भी कोई बुक होता है, बुक का इंट्रोडक्शन जो पेज होता है या प्रीफिक्स पेज होता है, उसी को क्या कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं। या कोई टाइटल है, उस टाइटल के बारे में अंदर क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्या क्या अंडर कंटेंट है, तो उसको बताने के लिए उसको जो बताता है तो उसको क्या कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं, यानी अ मोटो और ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीफिक्स टू अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस एंड एनालिसिस ऑफ को अकरेंस ऑफ डिस्क्रिप्टर्स असाइन टू जर्नल आर्टिकल। जब किसी जर्नल आर्टिकल में कोई भी वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, उसको एनालिसिस करने के लिए क्या किया जाता है, उसको बोलते हैं, एनालिसिस जो करते हैं उसको कहते हैं हम लोग को वर्ड एनालिसिस। वैसे ही टर्म जो बार बार किसी जर्नल आर्टिकल में बार बार आ रही है उसको उसके एनालिसिस को हम लोग कहते हैं को वर्ड एनालिसिस। ठीक है, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही साथ मल्टीपल डेटा को एक ही साथ जब भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये किस स्विचिंग सिस्टम में काम करता है, तो ये होता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक ही साथ बहुत सारे क्या कहते हैं डेटा को एक ही साथ भेज दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, और ये होता है सर्किट स्विचिंग होता है। तो आप जितने भी स्विचिंग सिस्टम है वो सबको पढ़ लेना, और मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना किसी भी तरह का। फिर नेक्स्ट है ई जर्नल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ। ठीक, जब वो कोई भी ई जर्नल आर्टिकल है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो कोई भी जितने भी ई जर्नल आर्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश होते हैं उन सभी में क्या आता है, DOI दिया जाता है। DOI नंबर एक होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। DOI नंबर दिया जाता है। उस DOI नंबर अगर आपको पता है तो उस DOI नंबर से ही आप किसी भी जर्नल आर्टिकल को ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है, किस में पब्लिश है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है किससे, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI से। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप में जरूर कमेंट करें। जो जितने ज़्यादा आप कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू, और अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरह बनाते जाएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही में हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ें, और बाकी सारे जो वीडियो वो सारे वीडियो भी आप जरूर देखें। सो थैंक यू सो मच।